नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 4 दिसंबर 2020 है, दिन है फ्राइडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू ने लॉन्च की है एक टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको 40 टेस्ट्स मिलेगी। फिलहाल हमारी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर चल रहा है 50% डिस्काउंट। ये 14 दिसंबर तक वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट testiq.in के ऊपर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन मेक श्योर कि आप पीडीएफ को, लेक्चर के लिंक को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और हमारी चैनल स्टडी आई क्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, पहला आर्टिकल जो है वो पुलिस पर्सोनल के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों महिलाएं और पुरुष। आपको याद होगा कि कोविड-19 महामारी की जब शुरुआत हुई तो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल जिनका नाम था अमित कुमार, 32 ईयर इनकी एज थी, और दिल्ली पुलिस के ये सबसे पहले कैजुअल्टी रहे कोविड-19 के। बहुत ही दुखद बात है कि उनको कोविड-19 हुआ और बहुत सारी अस्पतालों ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया। ऑफ कोर्स कोविड-19 और आप कहें कोरोना वॉरियर, तो कोरोना वॉरियर की कैटेगरी में मेडिकल स्टाफ तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस पर्सोनल और जो सिक्योरिटी पर्सोनल है वो भी कोरोना वॉरियर्स ही हैं। हम सब जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ लॉकडाउन, राइट, जो आज तक कभी भी भारत में नहीं हुई है। कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ये हुआ। और ये सक्सेसफुल इसीलिए हुआ क्योंकि पुलिस वालों ने 24/7 ड्यूटीज़ की। ये आर्टिकल जो है ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआरपीएफ के जो रिटायर्ड आईजी हैं उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। आज के द हिंदू का आर्टिकल है। और आप देखिए टोटल दिल्ली पुलिस के 6405 जवानों को कोरोना वायरस हुआ, वो इन्फेक्ट हुए कोरोना वायरस से। ये 14 नवंबर तक का डेटा है और इसमें से 23 लोगों की मृत्यु हो गई। एज वी ऑल नो कि जब किसी एक व्यक्ति को कोविड-19 होता है तो वो 10-15 दिनों के लिए अपनी जो भी नॉर्मल ड्यूटी है वो कर नहीं पाते हैं, उनको आइसोलेट होना पड़ता है। तो आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस के 6405 लोगों को एक साथ नहीं लेकिन अलग अलग टाइम पर उनको कोविड-19 हुआ। तो जो लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं जिनको कोविड-19 नहीं हुआ है या फिर वो बच गए हैं, मैं कह सकता हूँ, तो सबसे पहले तो काम का प्रेशर, क्योंकि आप एक पुलिस स्टेशन में 10 लोग हैं, उसमें से 2 लोग नहीं आए तो 8 लोगों के ऊपर वो 2 लोगों का काम का प्रेशर, डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि आपके ही स्टाफ, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ हर रोज़ काम कर रहा है और वो कोविड-19 का शिकार हुआ, तो आपकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन कैसी होगी। आपके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं चाहते होंगे कि आप ड्यूटी पर जाएं। बहुत सारे घरों में ये भी डिस्कशन हुई होगी कि आप इस जॉब को छोड़ दीजिए, इतना रिस्क क्यों ले इतनी कम सैलरी में। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने काफ़ी अच्छी तरीके से कोविड-19 का सामना किया और हमारे देश की मदद की। अप्रैल की बात करें तो सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन जो हैं उनका भी निधन हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19। पटियाला यानी कि पंजाब में 12 अप्रैल की बात करें तो एक सब इंस्पेक्टर थे हरजीत सिंह। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। ये वीडियो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही हॉरिफिक वीडियो था ये, कि निहंग सिख जो हैं उनको रोका जाता है। वो कुछ एक कार थी, उसमें 2 लोग ट्रैवल कर रहे थे और उनको रोका गया। उनका कर्फ्यू पास जब मांगा गया तो एक व्यक्ति ने तलवार निकाली और एक सब इंस्पेक्टर जो हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई का हाथ काट दिया। ये तो अच्छी बात है कि टाइम पर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई, तो उनका हाथ जो है वो सर्जन ने फिर से रिस्टोर कर दिया। तो ये ऐसे कितने सारे अलग अलग केसेस हैं। सूरत का भी मुझे इंसिडेंट याद है कि वहाँ पर जब
लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो 1-2 दिन के बाद वहाँ पर जो मज़दूर हैं उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक करने की शुरुआत कर दी थी। तो बहुत सारी जगहों पर पुलिस वालों ने बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना जो है वो फेस किया है। सीएपीएफ की बात करें, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के टोटल जो जवान हैं उसमें से 1.5 लाख 1.5 लाख जितने हमारे पर्सोनल को कोविड-19 हुआ था और 900 जितने जवान जो हैं उनका निधन हुआ। कर्नाटका की बात करें तो 9,348 पुलिस वालों को कोविड-19 हुआ और उसमें से 31 की मृत्यु हुई। आसाम में 4,679 कोविड-19 पॉजिटिव हुए और 23 लोगों की मृत्यु हुई। आंध्र प्रदेश में 13,000 और उसमें से लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में 7 लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पुलिस पर्सोनल, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखें, गोवा में भी जब टूरिस्ट का फ्लो बढ़ने लगा तो वहाँ के डीजी हैं उनको भी कोविड ने अपनी चपेट में ले लिया। मिज़ोरम में भी 11 पुलिस वाले और आसाम राइफल्स के 3 पुलिस वाले जो हैं उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ। अच्छी बात यह है कि अलग अलग राज्यों ने एक अच्छा कॉम्पनसेशन भी पे किया है। ऑफ कोर्स कॉम्पनसेशन जो है उससे वो व्यक्ति जो हमेशा के लिए चला गया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक प्रकार का आप कह सकते हैं, एक प्रकार का एक सैल्यूट है, एक प्रकार का एक रिस्पेक्ट है कि आज वो व्यक्ति आपका ब्रेड विनर आपके बीच में नहीं है और उस व्यक्ति ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण की आहुति दी है। तो सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ 50 लाख रुपए 50 पुलिस वालों को दिए। स्टेट पुलिस ने 10 लाख रुपए दिए फ्रॉम पुलिस वेलफेयर फंड। और ये जो अमित कुमार साहब हैं जिनके बारे में हमने, कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस के, तो उनको 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिए और दूसरे 10 लाख रुपए जो हैं दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड ने दिए। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, मीन्स उनके परिवार के जो लोग हैं उनको कॉम्पनसेट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में रिटायर्ड आईजी साहब ये भी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मेडल भी इन सारे पुलिस वालों को देना चाहिए। उनकी छाती के ऊपर जब एक मेडल होगा तो उनका मोरल बूस्ट भी होगा। उनको ये लगेगा कि हमारी एक सोसाइटी में हमारा एक स्थान है, हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है। और यहाँ पर यह भी सजेशन दिया है कि सेंटर और स्टेट को जो पुलिसमैन जिनका निधन हुआ है कोविड-19 को फाइट करते हुए, तो उनके बच्चों के लिए भी एक जॉब जो है वो रिजर्व करनी चाहिए। तो हेड्स ऑफ टू ऑल दोज पुलिसमैन जिनको कोविड-19 हुआ, जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उनके लिए यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। जो हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी आत्मा को भी हम सलाम करते हैं कि आप एक मिसाल छोड़कर गए हैं। एंड आई एम श्योर आने वाली जनरेशन जो है वो भी आपके ये बलिदान से प्रेरित होगी और देश की सेवा के लिए हर कोई जो है वो अपना अपना जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ऐसे जो लोग हैं, राइट, ये साइलेंट वॉरियर्स जो हैं, चुपचाप अपनी ड्यूटी करते हैं, जितना हो सकते हैं उतना अपनी तरफ से करते हैं, राइट। ये लोगों की वजह से ही हमारा देश जो है वो टिका हुआ है। थिंक अबाउट इट डियर फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आज के जो टॉपिक्स हैं इसमें ये एक टॉपिक सबसे अलग था। बाकी के जो टॉपिक्स हैं आई एम श्योर आपके लिए बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे। ईजी टू अंडरस्टैंड इसलिए क्योंकि कुछ टॉपिक, एक जो फार्म लॉज हैं उसके बारे में हम ब्रीफली चर्चा करने वाले हैं। फिर स्कूल ओपनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। एक ईरान का टॉपिक भी आज के द हिंदू में आपको पढ़ने को मिलता है। और एक दूसरा टॉपिक जो है ये नया है, ये ट्विटर के साथ, लेकिन इतना भी नहीं आना ही है कि आपको वो समझ में ना आए। तो आज का जो एक पूरा सेशन है वो आपके लिए ईजी रहेगा। ईजी इसलिए क्योंकि जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो अब आपके पास है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आज का जो ये सेशन है ये आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी है कि जब आपके पास जो बेसिक बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन एक बार आ जाए, एक बार वो नॉलेज आपके पास है, तो उसी टॉपिक के ऊपर नई नई अपडेट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। इससे आपको ये भी समझना है कि अगर आपने तैयारी की शुरुआत अभी की है या फिर कुछ वक्त पहले की है, लेट्स से कि आपने 3-4 महीने पहले तैयारी की शुरुआत की, तो
एक फेज़ होता है, हर एक के लिए अलग अलग होता है वो फेज़। किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 1.5 साल, राइट। इट ऑल डिपेंड्स, आपकी कैपेसिटी, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज, ये सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति यूनिक है, तो किसी के लिए एक हम टाइम फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन एक जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है, वो मैं डिफ़िकल्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट आई वुड से कि स्टार्टिंग का फेज़ जो है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी पड़ती है। और एक बार वो स्टेज के बाहर निकलने से, एक बार जो मेन चीज़ें हैं वो आपने समझ ली, उसके बाद आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। स्पीड जो है वो तब आपको देखने को मिलती है। मेरा पर्सनली मानना ये भी है कि स्टार्टिंग के टाइम पर आपको स्पीड के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। एक बार आपने बेस अपना तैयार कर लिया, उसके बाद आप स्पीड जो है वो दैट इज़ नेचुरली आपको स्पीड मिल जाएगी। तो ये नए स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी टिप थी। तो ईरान चैलेंज, यूएसए और ईरान के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। अब जो बाइडन जो है वो बाराक ओबामा के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट थे, 8 सालों तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। और उस टाइम पर यूएस और ईरान के रिलेशनशिप जो हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहे थे। इनफैक्ट इम्प्रूव हो मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि 100% इम्प्रूव हो गए थे, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में तो दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो जा रहे थे। 2015 में JCPOA साइन हुआ और ISIS को एक साथ यूएस से ईरान मिलकर ISIS का सामना कर रहे थे। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज कि एक तरफ नेशनल लेवल की बात करें या फिर ग्लोबल लेवल की बात करें तो दोनों देशों के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, लेकिन जब आईसिस की बात आती है, जब आतंकवादियों की बात आती है, तब दोनों देश जो हैं वो साथ में मिलकर काम कर रहे थे। तो एक यूनिक सिचुएशन थी उस टाइम पर। लेकिन फिर मिस्टर ट्रंप आए और उसने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया, जिसके बारे में आप जानते हैं। अब मिस्टर बाइडेन जो हैं वो 20 जनवरी से यूएसए के ऑफिशियल प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा ईरान। जब हम डिप्लोमेटिक चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा ईरान। जो बाइडेन साहब ने ये ज़रूर बताया है कि वो JCPOA को फिर से JCPOA को फिर से रिस्टोर करेंगे। उसमें से यूएसए निकल गया था तो उसमें फिर से यूएसए ऐड हो जाएगा। और ईरान ने भी इंडिकेशन दिया है कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस हटाए जाएं तो फिर हम JCPOA के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। जब मिस्टर ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की या फिर मैक्सिमम प्रेशर जब एग्जर्ट किया ईरान के ऊपर, तो ईरान ने मैक्सिमम रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो किया। उसने भी एक टक्कर दी यूएसए को। दूसरी एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर बाइडेन जो हैं ये JCPOA जो ओरिजिनल एकॉर्ड है, ओरिजिनल एग्रीमेंट है, उसमें कुछ बदलाव की डिमांड कर सकते हैं। मे बी, वी आर नॉट श्योर येट, ऐसा हो सकता है। थोड़ा बहुत इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है, लेकिन एक बार वो प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद जब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी तब हमें ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। तो ये चीज़ आपके ध्यान में रखिएगा फ़िलहाल, राइट। ये JCPOA मिस्टर नए प्रेसिडेंट जब कार्यभार संभालेंगे उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट होती है। दूसरी चीज़, दोनों देशों के बीच में मिस्टर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर दो बार ऐसा हुआ कि युद्ध की स्थिति भी होने वाली थी। एक बार ये हुआ कि जून 2019 में एक अमेरिकन ड्रोन को ईरान ने गिरा दिया और उसके कुछ टाइम, जनवरी की बात करें 2020, तो जो कासिम सुलेमानी है, ईरान के एक जनरल थे, ईरान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, जैसे हमारे देश में अजीत डोवाल साहब हैं, राइट। इसी प्रकार से ईरान के ये कासिम सुलेमानी जो हैं, तो यूएसए ने एक अटैक करके उनको असैसिनेट कर दिया। तो ये दो ऐसी सिचुएशन थी जब दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। और कुछ दिनों पहले हमने देखा कि वहाँ के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया। तो दिस इज़ द टाइम के जो बाइडेन जो हैं या फिर जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, वो इज़राइल को भी कंट्रोल करें, क्योंकि इज़राइल जो है उसके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो यूएसए को इज़राइल को रोकना चाहिए। अगर इज़राइल इस प्रकार से एक्शन लेता रहेगा तो फिर ईरान जो है वो कभी भी टेबल पर नहीं आएगा
और रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ते जाएंगे और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, लेट बट वेलकम। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। अभी बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया। तो अमित मालविया ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के ऊपर ट्विटर ने एक टैग लगा दिया है, एंड दैट इज मैनिपुलेटेड मीडिया। मिस्टर ट्रंप के भी वीडियो के ऊपर ऐसा लगाया था और हमारे देश में ये पहला ऐसा केस है जब ट्विटर ने किसी ट्वीट के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया ऐसा एक टैग लगाया है। तो दिस इज़ ए गुड थिंग कि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन कोई शेयर करेंगे, और हमने देखा कैसे पेंडेमिक के टाइम पर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही थी पूरी दुनिया में, फिर यूएस इलेक्शन के टाइम पर भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही थी। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सोसाइटी को क्रैक करती हैं, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, और ये जो ट्विटर ने शुरुआत की है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अलग अलग सोशल मीडिया को इस प्रकार की एक्शंस जो हैं वो डेफिनेटली उठानी चाहिए। रिसर्च से ये भी पता चलता है हमें कि सोशल मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, भड़काऊ भाषण, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही फटाफट स्प्रेड होते हैं, ये तुरंत वायरल हो जाएंगे। लोगों को ऐसी सारी चीज़ें पढ़ने, लिखने और सुनने में बहुत मज़ा आता है। दूसरी एक चीज़ जो आज हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि सोशल मीडिया से पहले, सोशल मीडिया का इन्वेंशन जब हुआ, इसका इस्तेमाल हुआ, उससे पहले राइटर्स जो हैं वही चीज़ों के बारे में लिखते थे, जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं, राइट, जिनके पास राइटिंग की थोड़ी बहुत या फिर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, मीन्स कि राइटर्स जो हैं वही लिखते थे। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि हर एक व्यक्ति राइटर बन गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये जो कुछ भी लिख सकते हैं दैट इज़ वेरी डेंजरस। किसी ने कुछ अपलोड किया और नीचे किसी ने बैड वर्ड्स का इस्तेमाल, फाउल लैंग्वेज लिख दी, गालियाँ लिख दी, और फिर दो कम्युनिटीज़ के बीच में इश्यू क्रिएट हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ की बात करें, सोशल हार्मनी की बात करें, तो ये जो फेक न्यूज़ हैं ये चीज़ों को तबाह कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की थी कि आप ये करेंगे तो कोविड का वायरस आपसे दूर रहेगा, आप ये करेंगे तो वो होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। किसी ने बहुत ज़्यादा लोगों को डरा दिया। और सोशल हार्मनी की बात करें तो हमने देखा कैसे कुछ कम्युनिटीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया, क्योंकि वो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई भी इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स हैं, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उनको वो हटा दें। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। Special censor must be brought upon persons who originate such material, especially if they hold positions of prominence and responsibility. अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी कंपनी, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे पब्लिक फिगर, ऐसे जो फेमस व्यक्ति हैं, उनको तो खास ध्यान में रखना चाहिए। और वो जो भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमित मालविया, तो बीजेपी को ये मेक श्योर करना चाहिए, दिस इज नॉट जस्ट फॉर बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा, जो भी पार्टीज हैं, आपका जो भी फिगर है, जो आपकी जिनका आपकी ब्रांड उनके साथ जुड़ी हुई है, तो मेक श्योर कि वो सही शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसे भड़काऊ भाषण, गलत शब्दों का इस्तेमाल वो ना करें। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके ऊपर एक्शंस भी लेनी चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा ट्विटर के लिए वो ये होगा इवन हैंडेडनेस, यानी कि किसी के प्रति झुकाव ना रखना, चाहे रूलिंग पार्टी हो, ऑपोजिशन पार्टी हो, चाहे एक्स रिलीजियस ग्रुप हो या फिर वाई रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी डिविजन्स हैं, किसी का भी पक्ष खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप इम्पार्शियल रहें, आप इवन रहें, राइट। आप किसी के पक्ष जो सही है उसको दिखाएं और जो गलत है उसको हटाएं। बस यही सिंपल चीज़ है, लेकिन ये सिंपल येट बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। मूविंग ऑन, टाइमिंग इट राइट, ये स्कूल की एग्जामिनेशन के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। अब आपको पता है कि इकोनॉमी में भी कल हम बात कर रहे थे डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में कि OECD ने भी ये कहा है कि दिस कोविड-19 की वैक्सीन अब दूर नहीं है, तो इसकी वजह से एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सेम थिंग गोज़ विथ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल,
कि कोविड-19 जो है इसकी वैक्सीन अब हमारे पास अब दूर नहीं है, इतनी दूर नहीं है, तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं वो सोच रहे हैं कि जो पेन एंड पेपर, जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन का तरीका है उसको फॉलो किया जाए। सीबीएसई के तहत कुछ 20,000 जितनी स्कूल्स हैं और लगभग 1.2 मिलियन जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो सीबीएसई इसके बारे में सोच रहा है कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाई जाए, और दूसरे भी राज्य इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पर समझना है वो ये है कि ऑफ कोर्स एग्जामिनेशंस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन कुछ देशों में, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अब हमारे देश में सिचुएशन यूरोपियन देशों की तरह उतनी भी ज़्यादा भी बुरी नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो स्कूल में आएंगे तो उनके माध्यम से लेट्स से एक बच्चे को कोविड-19 है तो दूसरा बच्चा भी इन्फेक्ट हो सकता है, और वापस जब घर जाएंगे तो एल्डरली लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। उनको कोविड-19, ये बच्चे जो हैं वो कोविड-19 घर में लेकर आ सकते हैं। तो ये एक रिस्क है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, क्या ऐसा हो सकता है कि हम वैक्सीनेशन की राह देखें, वैक्सीनेशन मिलने के बाद एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें? ऐसा कुछ किया जा सकता है, या फिर टाइम एक के बाद एक एग्ज़ाम ली जाए जिससे डिवाइड कर सके वर्कलोड को, कि एक क्लास में अगर 30 बच्चों को पहले बिठाते थे तो 10 या फिर 12 बच्चों को बिठाए और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। एक दूसरी चीज़ है, हमारे देश में हम डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं ले सकते क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिजिटल डिवाइड का। तो जो रिटर्न एग्जामिनेशन है यही एक बेस्ट तरीका है जिससे हर एक विद्यार्थी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए। और कोविड-19 की वैक्सीन के आने के बाद भी अगर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो फिर कोविड-19 धीरे धीरे स्प्रेड भी हो सकता है। तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ पाथ अहेड। आज का लास्ट आर्टिकल है, इन फार्मर्स प्रोटेस्ट द कोर इज प्रोक्योरमेंट। वैसे डियर फ्रेंड्स, फार्मर्स का जो पूरा इश्यू चल रहा है उसके बारे में आपको पता ही है। कल हमने देखा था कि जब आप कोई लॉ और पॉलिसी बनाते हैं और उसके ऊपर थरो डिस्कशन नहीं करते, अच्छी डिस्कशन नहीं करते हैं, तो फिर इस प्रकार के इश्यूज़ हो सकते हैं। अब किसानों का जो यूनियन है उनकी डिमांड ये है कि कंप्लीट विड्रॉवल, जो फार्म एक्ट्स हैं उनको कंप्लीटली आप हटा दीजिए। दूसरा जो उनका चिंता का विषय, मीन्स ये उनकी डिमांड है, उनका सबसे बड़ा चिंता का विषय है एमएसपी। आप सब जानते हैं किसानों का ये मानना है कि ये एमएसपी जो है सरकार हटा देगी। और दूसरा जो उनका एक भय है वो ये है कि एक बार ये ओपन मार्केट के सामने जब ये प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स, तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी और फिर किसान जो हैं वो उनके वेट के तले, या फिर आप कह सकते हैं कि किसान जो है वो दब जाएंगे। ये किसानों के ऊपर दादागिरी करेंगे, उनके ऊपर केस करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये भी एक उनका भय है। ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट का कहना यह है कि पूरी एक्ट में कहीं पर भी एमएसपी के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया है कि एमएसपी को हटाया जाएगा, राइट। सरकार का कहना यह है कि ये जो फार्म लॉज हैं इससे तो आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जहां पर बेस्ट प्राइस मिल रही है वहां पर आप अपना सामान बेच पाएंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि पंजाब और हरियाणा, और वहाँ के किसान ही सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि पंजाब में जितना चावल उगता है उसका 88%, और जितना गेहूं पैदा करता है पंजाब, उसका 70% जो है वो सरकार के द्वारा ख़रीदा जाता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट इसकी की जाती है। दूसरे राज्यों को देखें आप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो इनके राइस प्रोडक्शन का लगभग 44% ही सरकार खरीदती है। वीट का परसेंटेज तो इससे भी कम है। अगर आप देखें वीट की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो वीट प्रोड्यूस होता है तो उसका सिर्फ 23% ही सरकार के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। और सरकार को भी ये फूड सप्लाई की आवश्यकता है क्योंकि 80 करोड़ जितने लोग एनएफएसए के बेनिफिशियरीज हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ऊपर से आप 8 करोड़ जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी अब सपोर्ट मिल रहा है, तो 88-90 करोड़ जितने लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो सरकार को भी एक अच्छे प्राइस में ये सारे जो ग्रेन्स हैं उनकी अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए। तो इट इज़ दोनों की नेसेसिटी है, कुछ राज्यों की भी और सरकार की भी नेसेसिटी है कि वो ये फूड ग्रेन को ख़रीदें। और पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो पैडी प्रोडक्शन जो देश में टोटल जो प्रोडक्शन हुआ चावल का, तो उसका 40% सरकार ने खरीदा और
गेहूं का जो हुआ तो उसका 32% सरकार ने खरीदा फॉर पीडीएस। तो आई एम श्योर कि सरकार जो है वो एमएसपी को भी बंद नहीं करेगी और ये प्रोक्योरमेंट जो है सरकार के द्वारा जो खरीदा जाता है वो भी बंद नहीं किया जाएगा। बट देखते हैं आगे सरकार इसका क्या सॉल्यूशन निकालती है। अगेन हमें वन ऑफ द मेन रीज़न जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि सरकार ने इसको थरोली डिस्कस नहीं किया था। आपके लिए कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर टू चेयर ऑल पार्टी मीटिंग टू डिस्कस कोविड-19 पेंडेमिक एंड रिलेटेड इश्यूज़। कोविड-19 के साथ जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ हैं तो उनको आज प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टी के साथ डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और किसानों के बीच में 4th राउंड होगा डिस्कशन का आज न्यू दिल्ली में। फिर जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस चल रहे हैं। आरबीआई आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने वाली है। साइक्लोन बुरेवी क्रॉसेस तमिलनाडु कोस्ट एंड वीकन्स इनटू डीप डिप्रेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को एड्रेस करेंगे। आज नेवल डे है, नेवी डे है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल नेवल पर्सोनल रिटायर्ड एज वेल एज सर्विंग। और आज डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है उनका भी 63rd यानी कि उनका भी एक बर्थडे है, 63rd फाउंडिंग डे है। कोविड-19 की रिकवरी हमारे देश में 94.20% तक पहुंच गई है। ओवर 11,70,000 सैंपल्स टेस्टेड फॉर कोविड अक्रॉस कंट्री इन लास्ट 24 आवर्स। कितनी हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। सीसीपी यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स के ऊपर यूएसए ने वीज़ा कर्ब्स इम्पोज किया है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने यह कहा है कि बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया अत्याचार एट्रोसिटीज़ को कभी भूल नहीं पाएगा। फिर बांग्लादेश के 2 फिल्म हैं बेस्ट फिल्म अवार्ड विनर, नो दोराई और फागुन हवै, इन दोनों को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। भारत ने यह बताया कि पाकिस्तान ने जो कुलभूषण जाधव के साथ जुड़ा हुआ केस है तो उसमें बेसिक चीज़ों का सपोर्ट या फिर रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और डोमिनिकन रिपब्लिक के फॉरेन मिनिस्टर के साथ आज डिस्कशन करेंगे, वर्चुअल समिट करेंगे हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है। इट विल हेल्प यू विथ योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 14 दिसंबर तक इसके ऊपर ईएमआई की ऑफर चल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। आज के लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डिस्कशन और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये जो देश है वो आपको किस महासागर के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये डोमिनिकन रिपब्लिक? बताइए कमेंट सेक्शन में किस ओशियन में आपको ये मिलेगा। एंड आई विल सी यू सून विथ इंग्लिश वर्जन, उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।